अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज हम लोग सिविक्स का इल्म शहरी का क्लास 9 का फेडरल पंजाब बोर्ड का लेक्चर नंबर 22 लेक्चर नंबर 22 करने जा रहे हैं। और जो हमारा इसका टॉपिक होगा वो यूएनओ होगा, यानी कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन होगा। और उसके एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स यानी कि मकासद और हदायफ हम लोग आज पढ़ेंगे। लेकिन इस टॉपिक को कवर करने से पहले या समझने से पहले हम ये चेक करेंगे हमने प्रीवियस लेक्चर में क्या पढ़ा था। हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में जो डिस्कशन की थी वो यूएनओ के मुतालिक की थी, और उनकी जो ऑब्लिगेशंस यानी कि ड्यूटी जिम्मेदारियां थी वर्ल्ड पीस के ऊपर, यानी कि दुनिया के अमन के ऊपर, वो अब आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा बहुत फेल हो रही हैं। और अगर आपने ये टॉपिक नहीं देखा है जो हमने डिस्कस किया है, आप इस टॉपिक को देखने के बाद आपको अगर कोई चीज़ समझ में ना आए तो हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। आज के टॉपिक के हिसाब से जो आपके पास सवाल आता है या पूछा जा सकता है वो होता है कि एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स बयान करें आप यूएनओ के, ठीक है ना। अब आप क्या समझते हैं कि उनके एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स यानी कि जो उनके मकसद और हदायफ होते हैं वो क्या हैं, ठीक है, अक़वाम मुत्तहिदा के। चलें हम डिस्कस करते हैं। अगर नोट कराओ कि जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई थी, यानी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो सबसे अहम एक ऑर्गेनाइजेशन आई, बैन अवी इदारा जो काम कर रहा था उस वक्त, वो कौन सा था? लीग ऑफ नेशंस। अच्छा, लीग ऑफ नेशंस जो पहले काम कर रहा था वो ज़्यादातर देख रहा था जो इंटरनेशनल प्रॉब्लम्स थी, यानी कि बैन अवी जो जितने भी मसाइल थे उसके हिसाब से जो पीस और सिक्योरिटी सबसे पहले नंबर पे थी, यानी कि अमन और जो दफाई निज़ाम था उसके हिसाब से उनको देखना था। लेकिन वर्ल्ड वॉर टू के बाद, यानी कि जब वो इंटरप्ट हुई, जब वो शुरू हुई वर्ल्ड वॉर टू 1939 में, तो उसने पूरे यूरोप के अंदर एक आग सी मचा दी। वो किस तरह से कि पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक सिस्टम तीनों चीज़ें बर्बाद हुई, यानी कि सियासी, समाजी और माशी लिहाज से बहुत ज़्यादा पूरी दुनिया में डिस्टर्ब हुआ। डिस्टर्ब होने के बाद जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू जैसे वो स्टार्टिंग होना शुरू हुई, तो उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो टूथ टू नेल, यानी कि सबसे ज़्यादा जो बुरा हाल हुआ था वो इन्हीं इलाकों का हुआ था। और उसमें जो सबसे पहले उभर कर सामने आया वो प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन रूजवेल्ट थे अमेरिका के, और दूसरे होते हैं वो सर विंस्टन चर्चिल थे। वो ये है जिसको हम लोग ब्रिटेन के प्रेसिडेंट भी थे, ये ब्रिटेन के प्रेसिडेंट है विंस्टन चर्चिल साहब, और ये है फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट अमेरिका के। अब इन्होंने एक चार्टर पेश किया जिसका नाम था एटलांटिक चार्टर, जो पीस नुमा में सबसे ज़्यादा अहम किरदार अदा कर रहा था, क्योंकि लीग ऑफ नेशन का काम ख़त्म हो रहा था। क्योंकि अगर आपने नोट करा हो कि वर्ल्ड वॉर जो नहीं होनी चाहिए थी वो इसका काम था रोकना, लीग ऑफ नेशंस का, लेकिन वो अपना जो जिम्मेदारियां थी वो कर नहीं पाई। अब इसके हिसाब से अगर देखा जाए तो जनवरी 1 1942 में 26 नेशन ने ये चार्टर को एंडोर्स किया, उस पर एग्रीड हुए। और उस चार्टर में क्या लिखा हुआ था? सबसे पहली बात क्या लिखी हुई थी कि बोथ इंग्लैंड एंड अमेरिकन विल नॉट एक्सपेंड देयर टेरिटोरियल पोजीशंस। अच्छा, जितने भी पोजेशन जो उन्होंने किया हुआ है वो उसमें एक्सपेंड नहीं होंगे, यानी कि जहाँ जहाँ उनका कब्ज़ा है वो एक्सपेंड नहीं होंगे। पहला तो ये था। दूसरा, जितनी भी कौमें हैं, नेशंस हैं, वो इनहेंड करती है, यानी कि उनका ये हक बनता है कि वो राइट टू इंडिपेंडेंस हो और अपने टेरिटोरियल के हिसाब से लिमिट्स में रहें। अब जितना उन्होंने कब्ज़ा किया हुआ है वो ही उनके हदफ में और आज़ादी में लिहाज से उनका ही राइट बनता है, ठीक है। लेकिन ये क्या कोई इतनी आराम से मान लेगा? क्योंकि इसका तीसरा जो पॉइंट है वो वही बात आती है कि जितनी भी कौमें हैं वो शेप कर सकती हैं अपनी गवर्नमेंट मशीनरी को उनके अपने हिसाब से, चाहे वो कम्युनिज़म हो, डेमोक्रेसी हो या सोशलिज़म हो, वो किस तरह के भी सिस्टम अपनी गवर्नमेंट में लेकर आना चाहती हैं, तो वो ख़ुद ज़िम्मेदार हैं। अब जब वो ख़ुद ज़िम्मेदार हैं तो ये सारी नेशंस यानी कि कौमों का ये होगा कि वो फ्रीली लिव होंगी, यानी कि आज़ादाना सोच तरीके से वो अब रहेंगी, और जहाँ जहाँ उनकी टेरिटोरी यानी कि इलाका जात के हिसाब से जहाँ पे वो हैं कायम, उसके हिसाब से ही वो फेयर, यानी कि जो डर होगा वो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उनका जितना कब्ज़ा हुआ है, जहाँ पर उनके हक है, जहाँ पर उनका राइट है रहने का, जो वर्ल्ड वॉर टू के हिसाब से और वर्ल्ड वॉर वन के हिसाब से उनका हक था, उसी के हिसाब से उनको वो चीज़ें दी जाएँ। अब ये ऐसा मुमकिन नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर आप आज़ादाना सोच के तरीके से रहेंगे तो फिर पाँचवा पॉइंट जो है वो ये लिखा हुआ है कि कोई कौम ऐसा नहीं है कि जो अपना जो राइट है, जो उनका हक है, वो ख़त्म कर दिया जाए उनकी कौमी यकजहती को, कौमी आज़ादी को, जो उनके इंटरेस्ट में है। अब ऐसा हो नहीं पाएगा, क्योंकि अगर ये पाँचों पॉइंट्स अगर आप इस पर चलते हैं तो फिर आपको एक चीज़ करनी पड़ेगी। वो क्या होगी? जाहिर सी बात है, क्योंकि अगर ये पॉइंट चलेंगे तो फिर आपको तीन ममालिक को रखते हुए बात कर रहे हैं, अमेरिका, ब्रिटेन और रशिया, क्योंकि ये उस वक्त जीत गए थे वर्ल्ड वॉर टू में और ये रोकी गई थी। यूएन जो है, ये जो वॉर थी उसूलन वर्ल्ड वॉर टू, ये रोकी गई है, ठीक है ना। अब क्यों? क्योंकि 1943 में रिलीफ रिहेबिलिटेशन एडमिनिस्ट्रेशन कायम भी यूएन की,
सेकेंड वर्ल्ड वॉर के वक्त, और अगस्त टू अक्टूबर 1944 में एक कॉन्फ्रेंस होती है, इसको बोलते हैं डम्बार्टन ऑक्स कॉन्फ्रेंस। ये है वो कॉन्फ्रेंस जो इन दरमियान में हो रही है, इन सब ममालिक के दरमियान में। और इसमें जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं सबसे अहम वो कौन है? ब्रिटेन, रशिया, यूएसए और चाइना। अब इन्होंने जो ड्राफ्ट किया हुआ था वो चार्टर, उसी में उसको प्रेजेंट किया यूएनओ में। और यूएनओ का जब ये एक ऑर्गेनाइजेशन की एक सोच आई तो उसमें क्या है कि जून 1945 में सैन फ्रांसिस्को में अगेन ये कॉन्फ्रेंस होती है, और इसमें कितनी नेशंस हैं? 15। अब 50 जो है 50 कौमें यानी कि रियासतें हैं इसमें शामिल हैं। और फिर 24 अक्टूबर 1945 को ये ऑर्गेनाइजेशन कायम होती है, जिसको यूएन बोलते हैं, यूनाइटेड नेशन। ठीक है ना, पहला इनका यूनाइटेड नेशन था, बाद में चल ऑर्गेनाइजेशन हुआ। क्यों? 1995 में 159 नेशंस अब इसकी मेंबर्स बन चुकी थी। तो अब ये पूरा इदारा बन गया, ये ऑर्गेनाइजेशन बन गई। अब इसका असल मकसद ही यही था कि पीस एंड सिक्योरिटी, वही वाली बात जो लीग ऑफ नेशन की थी। अब वो लीग ऑफ नेशन के हिसाब से यूएनओ के जो एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स जो डिसाइड हुए, यानी कि मकसद और हदायत जो उनके डिसाइड हुए, अब उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो उनका पहला यही मकसद था कि क्या? मेंटेन वर्ल्ड पीस, यानी कि अब पूरी दुनिया में अमन कायम करने का जो मेन दावेदार होगा वो कौन होगा? यूएनओ। और जितने भी ह्यूमैनिटेरियन राइट्स हैं, यानी कि जितने भी समाजी और इखलाकी और हर लिहाज से जो राइट्स हैं, हक है, वो दुनिया को गुडविल के हिसाब से, यानी कि जो उनके जो बोलते हैं ना आज़ादाना सोच के हिसाब से जो उनका रवैया होगा, उसी के हिसाब से उनको इकनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल, यानी कि माशी, समाजी और सियासी लिहाज से भी हर कौम को जो इस ऑर्गेनाइजेशन का जुड़ी हुई है उसको मदद मिलेगी। प्लस जितनी भी ईवल कास्ट है, कलर है, क्रीड है, बाय मींस ऑफ एजुकेशन, यानी कि तालीम के लिहाज से जो भी जो बोलते हैं ना मर्द और औरत में फ़र्क, कलर में, रंगत में फ़र्क, अब ये सारी चीज़ें ख़त्म होंगी। तो क्या आज के हिसाब से अमेरिका में, एक मिसाल दे रहा हूँ छोटी सी, कि ये सब सिस्टम ख़त्म है? क्या ब्रिटेन में ये सब सिस्टम ख़त्म है? ये पॉइंट पे वर्कआउट हो रहा है या नहीं हो रहा है? अब ज़रा आप इसको गौर करें, क्योंकि आपके रिसर्च का टाइम है बेटा, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि अब देखो हर बात जो होती है वो बताने की भी नहीं होती और हर बात समझाने की भी नहीं होती, लेकिन वो समझ जाते हैं बंदे खुद ब खुद। बोलते हैं ना अक्लमंद को इशारा काफ़ी, तो आप समझ गए होंगे। इसी तरह कल्टीवेशन ऑफ फ्रेंडली रिलेशंस, यानी कि अब हमने जो कायम करनी है इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाने के बाद, हमने दोस्ताना माहौल कायम करना है ऑन द बेस ऑफ इक्वालिटी एंड प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन। अब इक्वालिटी का मतलब मसावात है। क्या मसावात है? हर मुल्क के दरमियान जब से यूएनओ बनी है कोई जंग नहीं हुई, कोई मसले मसाइल नहीं हुए, किसी के साथ कोई बुरा सलूक नहीं हुआ, या उनकी सेल्फ डिटर्मिनेशन जो थी, जो उनकी खुद एदमाती थी, उसके हिसाब से जो उनके रूल्स थे, प्रिंसिपल्स थे, उसूल थे, उनको हर्ट नहीं किया। अब इसके बनने के बाद कितनी जंगें हुई हैं, और जंग करने में भी हाथ किसका रहा है ये सबको पता है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, सारे इंटेलेक्चुअल्स कह रहे हैं, जर्नलिस्ट कह रहे हैं। 9/11 के बाद तो बहुत ही बड़ा हुआ, ये आपने खुद नोट किया होगा। और उसी में सबसे ज़्यादा प्रिजर्वेशन जो थी ह्यूमन राइट्स की, जो हमने सर्व करना था कि हर इंसानी हुकूक को अहमियत दी जाएगी, वो शायद उसके बाद से ये सारे ख़त्म हो चुकी। अब वो आहिस्ता आहिस्ता दोबारा आ रही है, अल्हम्दुलिल्लाह वो वापस से आ रही है, लेकिन क्या वो आ रही है इतनी आराम से? क्या सबको मिल रही है? क्योंकि फ़ंडामेंटल जो फ्रीडम थी, आज़ादाना सोच थी, बुनियादी आज़ादी जो थी हर इंसान को, वो क्या मुहैया है? लेकिन रूल्स एंड रेगुलेशन सही हैं, आप सही कर रहे हैं, क्या रूल्स एंड रेगुलेशन के मुताबिक ये काम करना है, लेकिन आज़ादाना सोच है, क्या सब आज़ाद हैं? क्योंकि जब से ये ऑर्गेनाइजेशन बनी है इसमें सिर्फ 3 मुल्कों के अलावा किसी मुल्क को फ़ायदा नहीं हो रहा है, सबका यही मानना है। एक है अमेरिका, एक है ब्रिटेन, और तीसरा अब आहिस्ता 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 उसके साथ शामिल होता जा रहा है वो इंडिया। अब आहिस्ता आहिस्ता हो रहा है, इन्हीं को फ़ायदा हो रहा है, क्योंकि ये वो चीज़ें हैं जो सबसे ज़्यादा कर रही हैं। अब उसके बाद फिर इटली है, फिर फ्रांस है, ये आ रहे हैं, लेकिन पहले इन्हीं को फ़ायदा, सबसे पहले पे तो अमेरिका ही है। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि जब ऑर्गेनाइजेशन ही उन्हीं की बनी हुई है, तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो गलत भी होगा और सही भी होगा। कुछ सही भी हुआ, ऐसा नहीं है कि यूएनओ बनने के बाद सारी चीज़ें गलती हुई हैं, लेकिन जो चीज़ें अब हो रही हैं वो ऐसा लग नहीं रहा कि वो सही हो रही हैं। चाहे वो किसी भी कॉन्टिनेंट के हिसाब से हो, चाहे वो यूरोप के हिसाब से हो, चाहे मिडल ईस्ट के हिसाब से हो, चाहे गल्फ़ के हिसाब से हो, चाहे अफ्रीका के हिसाब से हो, चाहे एशिया के हिसाब से हो। अब ये सब दुनिया को मिलकर इस काम पर लगना पड़ेगा, इसको देखना पड़ेगा। क्या वो देख रहे हैं? क्या अब ये ऑर्गेनाइजेशन सबसे बेहतरीन होगी? क्योंकि हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि यूएनओ क्या अपनी ज़िम्मेदारियां वैसी निभा रही है जैसे उसने अपनी ऑर्गेनाइजेशन को रखने की कोशिश की है, जो उसके राइट्स है सारे के सारे।
हम ये पहले डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपको कोई चीज़ समझ में ना आई हो तो शेयर करें, कमेंट करें, और आपको फिर भी कोई चीज़ समझ में आ गई, जल्दी समझ में आ गई, तब भी शेयर करें, कमेंट करें। इस चैनल को उन बच्चों, उन लोगों तक पहुँचाएँ लाजमी जो लाइल्म हैं, जिनको पता नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफ़िज़।